रेस से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं, देश की शान बढ़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश भर से आए खेल मंत्री मणिपुर से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। मणिपुर के लोगों का स्नेह, आतिथ्य भाव आपके प्रवास को आनंद बना देगा। कार्यक्रम में भाग ले रहे कैबिनेट में मेरे सहयोगी अनुराग ठाकुर, सभी राज्यों के यूथ अफेयर्स एवं स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मुझे खुशी है कि इस साल देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स की ये कॉन्फ्रेंस, ये चिंतन शिविर मणिपुर की धरती पर हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, देश के लिए मेडल जीते हैं। देश की खेल परंपरा को आगे बढ़ाने में पूर्वोत्तर और मणिपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहां के सगोल कांगजेई, थांगता, यूबी लाकपी, मुकना और हियांग तानवा जैसे स्वदेशी खेल अपने आप में बहुत आकर्षक है। जैसे जब हम मणिपुर के ऊल लावबी को देखते हैं तो हमें उसमें कबड्डी की झलक दिखती है। यहां का हियांग तानबा केरला की बोट रेस की याद दिलाता है और पोलो से भी मणिपुर का ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। यानी जिस तरह नॉर्थ ईस्ट देश की सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरता है, उसी तरह देश की खेल विविधता को भी नए आयाम देता है। मुझे उम्मीद है देश भर से आए स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स मणिपुर से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे और मुझे विश्वास है मणिपुर के लोगों का स्नेह, उनका आतिथ्य भाव आपके प्रवास को और आनंदमयी बना देगा। मैं चिंतन शिविर में भाग ले रहे सभी खेल मंत्रियों का, अन्य महानुभावों का स्वागत करता हूं, इस प्रयास का अभिनंदन करता हूं। साथियों, कोई भी चिंतन शिविर चिंतन से शुरू होता है, मनन के साथ आगे बढ़ता है और क्रियान्वयन पर पूरा होता है। यानी फर्स्ट कम्स रिफ्लेक्शन, देन रियलाइजेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्शन। इसलिए इस चिंतन शिविर में आपको भविष्य के लक्ष्यों पर विमर्श तो करना ही है, साथ ही पहले की कॉन्फ्रेंस की भी समीक्षा करनी है। आप सभी को याद होगा इसके पहले जब हम 2022 में केवड़िया में मिले थे तब कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। हमने भविष्य को ध्यान में रखकर रोड मैप बनाने और खेलों की बेहतरी के लिए इकोसिस्टम तैयार करने पर सहमति जताई थी। हमने स्पोर्ट्स सेक्टर में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात कही थी। अब इम्फाल में आप सभी ये जरूर देखें कि उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। और मैं आपको ये भी कहूंगा कि ये समीक्षा पॉलिसी और प्रोग्राम्स के लेवल पर ही नहीं होनी चाहिए।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने कहा कि बीआरएस का चुनाव चिन्ह कार है, जिसका स्टीयरिंग मजलिस के पास है। अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी कैसे हो सकती है। ये भारत का नक्शा भी बनाते हैं तो उस पर कश्मीर आजाद होता है। आजाद कश्मीर बताकर आपने भारत का अपमान किया है। बीआरएस का चुनाव चिन्ह क्या है भाई, बताओ तो जरा, क्या है? कार है, कार। ये कार का स्टीयरिंग किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? अरे कमल को वोट दीजिए भैया, कमल को वोट दीजिए। कमल पर बैठकर महालक्ष्मी वैभव लक्ष्मी तेलंगाना में। ये कार का स्टीयरिंग, ये कार का स्टीयरिंग मजलिस के पास है, ओवैसी के पास है। वो तेलंगाना का भला नहीं कर सकते। ये नक्शा भी बनाते हैं भारत का तो उस पर। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कर्नाटक का दौरा किया है। दिल्ली में अपना सरकारी बंगला खाली करने के बाद राहुल ने पहली जनसभा की। राहुल ने बागलकोट के सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दूसरों से सवाल करना आसान है, लेकिन खुद से सवाल करना मुश्किल। बसवना जी की जयंती है। आज हम उनकी कर्मभूमि में, जन्मभूमि में हैं और आपने हमारा इतना अच्छा स्वागत किया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु बसव जयंती ಇದೆ, ಬಸವ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಬಹುತ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿರಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ। आज सुबह मैं बसवना जी की समाधि गया और वहां पर जो उनकी जिंदगी के काम थे उनको देखने को मिला। ಇಂದು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಗಮನಾಥನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣವರ ಐಕ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಸವಣ್ಣವರ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಸರ್। कुछ ही दिनों में कर्नाटक में चुनाव आ रहा है और हमें याद रखना चाहिए कि जो लोकतंत्र का आइडिया है, लोकतंत्र की नींव है, वो सबसे पहले बसवना जी ने रखी थी। ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಬಸವಣ್ಣವರು ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕಿದ್ರು, ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। तो चाहे लोकसभा राज्यसभा हो, चाहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, या हमारे देश में जो लोकतंत्र का सिस्टम है, उसकी नींव बसवना जी की सोच ने रखी। आज अगर हम देखें तो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत, हिंसा का माहौल बना रही है। ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿದವರು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ದವರು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता बसवा जी की बात करते हैं, मगर फिर बसवा जी ने जो कहा था वो नहीं करते हैं। ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಸವಣ್ಣರ ಆಶಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। बसवरा जी ने कहा था कि समाज में जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। ಬಸವಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಆ ಜನಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ। बसवना जी ने ये नहीं कहा था कि अरबपतियों की मदद करो। ಬಸವಣ್ಣವರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಕರನ್ನ ತಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। बसवना जी ने मैंने
बसवना जी की सोच पढ़ी है, उन्होंने कहीं नहीं लिखा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनको जो करना है, जो कर देना चाहिए। उसके साथ ही बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनमें बुद्धि नहीं है। और उसी दिन होना किया जाता हर साल। आज यहाँ भी लोगों ने बुलाया है, उन्होंने मूर्ति स्थापित की है, बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने नए ढंग से इसका जो निर्माण किया उसमें भी आए थे और उसी समय इन्होंने कहा था कि हम उनकी मूर्ति भी स्थापित कर रहे हैं और उसी दिन होना चाहिए, तो वही हम आकर के आज गए। खुशी की बात है। तो आप जानते ही हैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी का कितना बड़ा योगदान है। हम लोग शुरू से कहाँ कहाँ जाके समूचा उनके यहाँ एक एक काम करवा चुके हैं। सब कुछ ठीक है सर। आपको राजनीतिक तौर पे मिट्टी में मिलाने की बात बीजेपी अध्यक्ष कह रहे हैं कि आपको अब कर तो उसको कहिए ना, करा दो। ये सब जो कोई बोलता है, जिसके बोलने का बताइए, हम कभी बोलते हैं सब तरह का बात। तो जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। तो जो मन में करे बोले, कहिए कि जहां करना है कर दो। वहीं दिल्ली में भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर जारी है। दूसरी बार हो रहे विरोध प्रदर्शन में विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया शामिल हैं। इनका कहना है कि जब तक भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। इसी बीच जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही विनेश फोगाट ने खेल मंत्रालय पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कमेटी सिर्फ नाम के लिए है, सब कुछ ब्रजभूषण कर रहा था। फोगाट बोली कि खेल मंत्रालय की तरफ से राजनीति हुई है। मंत्रालय ने जो कुछ हमसे बोला हमने सब किया। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमने जिस पर ट्रस्ट किया वही हमारे साथ खेला। करे हुए 48 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हो रही है। पहले बोल रहे थे कि एफआईआर नहीं कर रहे, अब एफआईआर कर रहे हैं। कंप्लेंट की है तो एफआईआर नहीं कर रहे। सर, आप लोग जो सेक्सुअल हरासमेंट करते कि नहीं, हम इस मंच को राजनीतिकरण नहीं करेंगे, क्या इस बार कोई भी? अब की बार सबका वेलकम है, चाहे कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, कोई भी पार्टी आए, सबका वेलकम है। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए, जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई। और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो हम देश से जुड़े हुए हैं। सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि वह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जंतर मंतर पर हो रहे पहलवानों के धरने पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाई। स्वाति का कहना है कि देश की कई महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस को 2 दिन पहले शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि WFI के अध्यक्ष उनका यौन उत्पीड़न करते हैं, जिसमें एक लड़की नाबालिग भी है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की। मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द FIR हो और दिल्ली पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बाद में देश की कई महिला रेसलर्स ने दिल्ली पुलिस को 2 दिन पहले एक रिटन कंप्लेंट दी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है। इन कंप्लेनेंट्स में से एक लड़की माइनर भी है। पर 2 दिन हो गए और अभी तक दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं करी है। लड़कियों ने हमें बताया कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस से जानने की कोशिश की कि FIR क्यों नहीं करी गई और होगी भी या नहीं, तो दिल्ली पुलिस ने बोल दिया कि बाद में देखेंगे। उन्होंने ये भी बताया लड़कियों ने कि किस तरीके से FIR तो हुई नहीं, बल्कि उनके नाम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तक पहुंच गए और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर्स उनको कॉल कर करके और उनके परिवार वालों को कॉल कर करके पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन लड़कियों ने कंप्लेंट करी। तो ये कैसा गुंडा राज चल रहा है? ये जो WFI का प्रेसिडेंट है, क्या ये सच में कानून के ऊपर है? दिल्ली पुलिस ने अभी तक FIR क्यों नहीं करी और इस आदमी को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? ये लड़कियां इस देश की आन बान और शान हैं। इन लड़कियों ने बहुत कुछ करा है इस देश के लिए। मैंने नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को। मैं चाहती हूं कि जल्द से जल्द FIR हो, ये आदमी अरेस्ट हो, प्रॉपर
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और एक्शन लिया जाए। साथ बुलंदशहर में 4 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि आरोपी पड़ोस में रहने वाला शख्स बताया जा रहा है, जो कि शादीशुदा है और नशे की लत का शिकार है। जांच में सामने आया है कि घटना को अंजाम देकर आरोपी ने बच्ची का शव बेड के नीचे छिपाया। आरोपी के घर से बरामद हुई बच्ची का शव खून से सने कपड़े, जिसके बाद घटना से गुस्साए कॉलोनी के लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की, फिर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। आगे की कार्रवाई जारी है। आज थाना क्षेत्र जहांगीराबाद में समय लगभग 4 बजे एक 5 वर्षीय बच्ची जो है अपने घर के बाहर खेल रही थी। 2-3 घंटे बाद जब वो अपने घर नहीं पहुंची तो उसके माँ बाप ने उसकी खोजबीन शुरू करी। उसको ढूंढते ढूंढते वे अपने ही पड़ोसी के घर पहुंचे, जो एक नशेड़ी किस्म का व्यक्ति था। वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची अमृत अवस्था में पड़ी हुई है और वह व्यक्ति भी नशे की हालत में बेहोश था। लोगों ने आक्रोश में आकर उसके साथ थोड़ी मार पिटाई भी करी है तथा उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां यूपी के लखीमपुर खीरी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां बस का टायर फटने से बस पलट गई और इस दौरान कई सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की एंट्री छत्तीसगढ़ में भी होने लगी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली है। राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही हम अपराध मुक्त समाज देंगे। रविवार को वीडियो जारी कर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आखिर कांग्रेस के लोग बुलडोजर से इतना डरते क्यों हैं। मंत्री अमरजीत सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नारायण चंदेल ने कहा कि उनका बयान अपराधियों को संरक्षण देने वाला है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यहां पर अपराध और अपराधियों पर शासन का बुलडोजर चलेगा। कांग्रेस के लोग इतने चिंतित क्यों हैं? कांग्रेस के मंत्री अमरजीत भगत जी का बयान जो है वो अपराधियों को संरक्षण देने वाला है। हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में भय और भूख से मुक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी देगी। आज भूपेश की सरकार में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जमाने में अपराधी बेखौफ हो गए, अपराधियों की ये शरण स्थली बन गई। हम जनता को दृढ़ संकल्पित होकर के विश्वास दिलाते हैं कि अपराध। वहीं मुरादाबाद के बिलारी तहसील के गांव उधरनपुर चक उर्फ बीरमपुर मौजूद में ग्राम प्रधान बाबू ने एक परिवार को इतना डरा दिया कि उसने अपने मकान पर खुद को पलायन करने का बोर्ड अपने मकान पर लगाया। ऐसा एक फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उसी को देखते हुए जब आर्या न्यूज की टीम इस खबर की जांच पड़ताल करने मौके पर पहुंची तो बोर्ड लगा हुआ देखा और परिवार में रहने वाले व्यक्तियों से बात की गई तो उन्होंने आर्या न्यूज की टीम को बताया कि ग्राम प्रधान बाबू उनके बेटे आए दिन उनके बेटे को रास्ते में रोककर पीटते हैं, जिसकी शिकायत भी उन्होंने थाने में दर्ज कराई है। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी थाने से पुलिस नहीं पहुंची है, जबकि प्रधान और उनका परिवार उन्हें धमकियां दे रहा है, जिससे परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। मतलब जब से फारूक के साथ हमारा लड़का इलेक्शन में रहा, जब से मतलब ना क्या हमें दिक्कत है, जब से ही परेशान कर रहे हैं। जब से कभी दिल चाहे कभी लड़ पड़ा, कोई त्योहार न करन देते। कल भी मैं बीमारी और तो भी संभाल लिया, पापा भी इसके घर पर ना है। किस बात को लेकर मारते हो? कौन लोग हैं वो? प्रधान जी के लड़के हैं, उनके कुनबे के भी हैं और प्रधान जी के लड़के भी हैं। किस बात की कोई लड़ाई है आपकी? लड़ाई कुछ ना, बिल्कुल भी कोई कह ना सकता गाँव की लड़ाई, बस सिर्फ गया इलेक्शन में घूम लिया उनके संग। तो आपने इसकी शिकायत करी? वहीं निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने रायबरेली पहुंचे जल शक्ति मंत्री कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बयान
के मामले से पल्ला झाड़ गए हैं। जल शक्ति मंत्री ने अखिलेश यादव के जातीय जनगणना मामले में भी चुप्पी साध ली। दरअसल प्रयागराज में रईस चंद्र शुक्ला को बीजेपी ज्वाइन कराने जाने को लेकर कैबिनेट मंत्री सख्त नाराज हैं। इस हादसे से जुड़ा एक पत्र जारी करते हुए नंदी ने बीजेपी के कुछ लोगों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2022 में जो शख्स उनके सामने सपा से चुनाव लड़ा, बुरी तरीके से हारा, उसको बिना उन्हें विश्वास में लिए बीजेपी ज्वाइन कराया गया। वहीं रायबरेली के उचाहर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर अरखा प्लाई फैक्ट्री के पास तेज रफ्तार कार की वजह से रिक्शा अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। घटना चालक समेत ई रिक्शा सवार 10 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, जबकि 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं ठाणे शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसके खिलाफ कदम उठाने के लिए शनिवार रात पुलिस, परिवहन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने ठाणे शहर में विकास कार्यों को 1 जून से पहले पूरा करने के निर्देश देते हुए सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और जाम मुक्त करने के भी निर्देश दिए। बता दें कि एकनाथ शिंदे के आवास पर हुई बैठक में ठाणे कलेक्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, सड़क विकास निगम के संयुक्त प्रबंधक निदेशक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही एनसीपी विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार अपने कुछ विधायकों को लेकर अलग गुट बनाकर बीजेपी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिसका जिक्र खुद अजीत पवार ने हाल ही में हुई एक कार्यक्रम में कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए 2024 का इंतजार क्यों करेंगे, वो 2023 में ही सीएम बन सकते हैं। जिसके बाद एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि अजीत दादा की तमन्ना ही है मुख्यमंत्री बनने की, वो बन भी सकते हैं, उसमें गलत क्या है, मैंने कब कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।